आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बिंदास खबरें में। तैयार हो जाइए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 14 फसलों में 50 से लेकर 83% तक ज्यादा मिलेंगे दाम। साथ ही जानेंगे कि चुनाव आयोग का ऐलान, राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होंगे मतदान। मोदी सरकार लाई है नई योजना, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेंगे 10,000 रूपए का लोन। साथ ही जानेंगे कि MSME के लिए संजीवनी बनेगा चैंपियंस, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। जानेंगे कि कब से चालू होगा नियमित ट्रेनों के संचालन का अगला चरण, छोटी दूरी की ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। साथ ही बड़ी खबर में जानेंगे कि महाराष्ट्र गुजरात में निसर्ग चक्रवाती तूफान का अलर्ट, NDRF की टीमें हुई तैनात। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि किसानों के लिए बड़ी खबर, इस स्कीम में 31 जुलाई तक करा ले रजिस्ट्रेशन, मिलेगा बड़ा फायदा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, पर इससे पहले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, 14 फसलों में 50 से लेकर 83% तक ज्यादा मिलेंगे दाम। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे MSME सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने आज फैसला लिया है, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चुनाव आयोग का ऐलान, राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होंगे मतदान। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिन 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर और मेघालय में 1-1 सीट शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार लाई है नई योजना, अब मिलेगा 10,000 रूपए का लोन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया है। अब यह योजना PM स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी, जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए समर्पित होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन मिलेगा। दोस्तों लॉकडाउन के बाद अगर काम को शुरू करना है तो पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए उठाया गया ये कदम राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि MSME के लिए संजीवनी बनेगा चैंपियंस, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्घाटन। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया। इसका मतलब उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रतिक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह MSME सेक्टर की सभी समस्याओं के समाधान और सहायता के लिए एकमात्र केंद्र होगा। इसका उद्देश्य इन उद्योगों की सहायता, शिकायतों का निवारण और उद्यमशील प्रतिभा का उपयोग और व्यापार के नए अवसरों की खोज करना है। दोस्तों आपको बता दें कि यह पोर्टल मूलतः छोटी इकाइयों की समस्याओं को हल करके उन्हें उत्साहित करने, सहयोग देकर बड़ा बनाने के लिए है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जाने कब से चालू होगा नियमित ट्रेनों के संचालन का अगला चरण, छोटी दूरी की ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति और 8 जुलाई से ज्यादातर सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के खुल जाने के बाद भारतीय रेलवे ने पटरी पर और ट्रेनों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शुरू की गई 230 स्पेशल ट्रेनों के बिक रहे टिकटों की समीक्षा की जा रही है। जून के दूसरे सप्ताह में नियमित ट्रेनों के संचालन का अगला चरण चालू किया जाएगा, लेकिन उन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे सूत्रों का कहना है कि अगले चरण में जिन ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी की जा रही है, उनमें छोटी दूरी की ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनें खास होंगी, जो सुबह जाकर शाम तक अपने गंतव्य को लौट आएंगी। दोस्तों जिस तरीके से लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनें चलाकर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया और बाकी ट्रेनों को चलाकर आम लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही
कि महाराष्ट्र गुजरात में निसर्ग चक्रवाती तूफान का अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें हुई तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने सोमवार को कहा कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आईएमडी के उप महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि अरब सागर में बने निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से अगले 24 घंटे में चक्रवात बन सकता है। निसर्ग चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ेगा, फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद ये हरिहरेश्वर यानी कि रायगढ़ महाराष्ट्र और दमन के बीच में उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसानों के लिए बड़ी खबर, इस स्कीम में 31 जुलाई तक करा ले रजिस्ट्रेशन, मिलेगा बड़ा फायदा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की स्कीम शुरू की है। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। अगर कोई भी किसान इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो वह 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि खरीफ फसलों के लिए बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। जिन किसानों ने पहले से कर्ज ले रखा है और बीमा की सुविधा नहीं चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बैंक की शाखा को इस बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जिन किसानों ने बैंक से कोई कर्ज नहीं ले रखा है, वे भी सीएससी बैंक या एजेंट के जरिए बीमा करा सकते हैं। किसान चाहे तो बीमा पोर्टल पर खुद भी फसल बीमा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के जरिए आपको बेमौसम बारिश या फिर जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको उससे राहत मिलती है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे कि ओला पड़ना, चक्रवाती तूफान, इससे भी अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी भी भरपाई की जाती है। दोस्तों आगे जरूरी खबरों में जानेंगे कि यूएस को डर है कि कहीं भारत छीन न ले उसकी महाशक्ति की कुर्सी, इसलिए खेला जा रहा है झूठ का दाव। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा क्यों है चुप। दोस्तों जानेंगे कि कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का खुलासा, घनी आबादी वाले इलाकों में हो चुका है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि मनोज तिवारी को क्यों लिया पुलिस ने हिरासत में। साथ ही जानेंगे कि केजरीवाल ने कहा कि जरूरत से 4 गुना ज्यादा इंतजाम दिल्ली को न्यूयॉर्क, स्पेन और इटली नहीं बनने देंगे। बड़ी खबरों में जानेंगे कि नेपाल के कदम पर मायावती ने जताई चिंता, कहा गंभीरता से सोचे भारत सरकार। साथ ही जानेंगे कि स्कूल को खोलने और बंद रखने पर अभिभावकों की राय। राजनीति के गलियारों से शिवसेना ने पूछा, पीएम मोदी सक्षम नेता लेकिन गलतियों को कौन सुधारेगा। दोस्तों जानते हैं इन सभी जरूरी खबरों को विस्तार से। यूएस को डर कहीं भारत छीन न ले उसकी महाशक्ति की कुर्सी, इसलिए खेला जा रहा है झूठ का दाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम ने कहा कि अमेरिका को कुछ वर्षों से इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उससे महाशक्ति होने की कुर्सी उससे छिन न जाए। उसमें उसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत ही दिखाई देता है। वे मानती हैं कि भारत और अमेरिका में बीते कुछ वर्षों के अंदर राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ जहां भारत को सशक्त राजनीतिक नेतृत्व मिला है, वहीं अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिसके अपने ही बयान की बेहद कम अहमियत नजर आने लगी है। पहले जहां पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी अमेरिका की तरफ देखता था, वहीं अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। अब पूरी दुनिया और खुद महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका भारत की तरफ देखता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा क्यों है चुप। जी दोस्तों आपको बताते कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी हुई है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम के 3 स्थानों पर घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं। तथाकथित तौर पर ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पांगोंग झील के इलाके में हुई है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा, घनी आबादी वाले इलाकों में हो चुका है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दोस्तों आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टरों और आईसीएमआर रिसर्च ग्रुप के 2 सदस्यों समेत स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह का कहना है कि देश की घनी और मध्यम जनसंख्या वाले इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। हालांकि सरकार का अभी भी यही कहना है कि भारत में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को पुलिस ने लिया हिरासत में। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी लॉकडाउन तोड़कर अपने समर्थकों के संग दिल्ली के राजघाट में प्रदर्शन करने पहुंच गए। सोमवार को राजघाट पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे मनोज तिवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के लिए मनोज तिवारी को हिरासत में लिया गया है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि
कि गृह मंत्रालय ने कैंटीन से संबंधित गैर स्वदेशी वस्तुओं की सूची पर लगाई रोक, जल्द जारी होगी नई लिस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों में गैर स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री रोकने से संबंधित सूची को सार्वजनिक करने के कुछ घंटों के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। मंत्रालय ने कहा कि इस सूची में कुछ खामियां हैं और नई लिस्ट जल्दी जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश भर में सीएपीएफ की 1700 से अधिक कैंटीनों में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ही होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, केजरीवाल ने कहा जरूरत से 4 गुना ज्यादा इंतजाम, दिल्ली को न्यूयॉर्क, स्पेन और इटली नहीं बनने देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दिल्ली में फैलाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के इलाज का पूरा इंतजाम हमने कर रखा है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बेड है, जरूरत से 4 गुना ज्यादा इंतजाम हमने कर रखा है। हम दिल्ली को न्यूयॉर्क, स्पेन और इटली नहीं बनने देंगे। वहीं बॉर्डर सील करने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाएं तो हमारे बेड 2 दिन में भर जाएंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेपाल के कदम पर मायावती ने जताई चिंता, कहा कि गंभीरता से सोचे भारत सरकार। ये दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कहा कि नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा तैयार करके उसमें काला पानी सहित भारत के 370 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा ठोककर भारत को निश्चित ही नई दुष्कर स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल के इस अनापेक्षित कदम पर केंद्र की सरकार को जरूर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना चाहिए। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अभिभावकों ने की कोरोना महामारी में सुधार या टीके तैयार होने तक स्कूल बंद रखने की मांग। ये दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में 2 लाख से अधिक अभिभावकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता या इसके लिए टीका तैयार नहीं हो जाता, तब तक स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिवसेना ने पूछा पीएम मोदी सक्षम नेता, लेकिन गलतियों को कौन सुधारेगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय में कहा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश का भाग्य है, वह देश और यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, वे सक्षम नेता हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने टिक सके। इसमें कहा गया है कि मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन 60 साल में जिस तरह कुछ गलतियां हुई हैं, उसी तरह 6 साल में भी कुछ गलतियां हुई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। आपको बता दें कि सामना में कहा गया है कि जिस तरीके से देश में लॉकडाउन लागू किया गया और गरीब प्रवासी मजदूरों को दिखते हुई उससे आजादी के समय की याद आ गई। शिवसेना ने पूछा है कि इन गलतियों को कौन ठीक करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।